मैं हूं मनीषा गुप्ता, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। और सबसे पहले यहां पर सोने चांदी की बात कर लेते हैं। और आज तीसरा दिन है जब लगातार हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है। पहले ऑफ कोर्स ड्यूटी कट की वजह से भाव अलाइन इन हो रहे थे और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी गिरावट है, जिसका सीधा असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ जुड़े हैं। चिराग नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे प्राइस पर ही एक सेंस लेना चाहेंगे। 9% की कटौती यहाँ पर टैक्सेस में, जिसका सीधा असर यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ नजर आया। और ऑफ कोर्स अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है, लेकिन काफी सारी खबरें ये चल रही हैं कि 9% की कटौती टैक्सेस में है। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा जो टैक्स कट है वो जूलर्स यहाँ पर कंज्यूमर्स को पास ऑन कर रहे हैं? आपका क्या सेंस और क्या फीडबैक है? देखिए मनीषा, एक तो मैं कहूंगा कि ये जो मूव था वो काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग था मार्केट में। हालांकि मार्केट में अटकलें लगाई जा रही थी कि 2 या 3% के लिए एक कट आ सकती है, पर 9% बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग। सो यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसी बड़ी मूव आती है तो वो इमीडिएटली पास ऑन नहीं होता है। हमारा अनुमान है कि ऑन एन एवरेज शायद 6 से 7% मार्केट में ऑलरेडी पास ऑन कर दिया है। आपको रिटेल लेवल पे वो भाव दिखाई दे रहे हैं, बुलियन लेवल पे भाव दिखाई दे रहे हैं। अगले शायद एक आध हफ्ते में ये 2 या 3% के जो मूव्स है वो भी पास ऑन हो जाएंगे। चिराग, दूसरा मैं चेक कर रही थी 24 कैरेट एंड 22 कैरेट में जिस तरह का हम डिफरेंस देखते हैं वो भी यहाँ पर काफी नैरो होता हुआ नजर आया है। आप कहेंगे ये डिस्टॉर्शन भी जब इस सडन प्राइस डिक्लाइन की वजह से है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब ऐसा सडन प्राइस डिक्लाइन आता है मार्केट में तो थोड़ा बहुत मार्केट को टाइम जरूर लग जाता है एडजस्ट होने के लिए। शायद अब ये भी होगा कि कुछ ज्वेलर जो 916 की ज्वेलरी शायद 92 में बेचते थे वो अब थोड़ा क्योंकि इतना बड़ा हिट आया तो 93 या 94 में बेचेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। ये अर्ली डेज है, नई ड्यूटी कट का भी अभी इंपोर्ट आना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा और एक आध हफ्ते लगेगी जब मार्केट को स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और आपको पूरा जो प्राइस कट है और जो प्राइस डिफरेंशियल है वो मार्केट में आते हुए दिखाई देगा। चिराग, साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि नई ड्यूटी का भी यहाँ पर इंपोर्ट आना शुरू हो गया है और यूजुअली ये होता है कि जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर होता है उसमें ज्यादा इंपोर्ट भी होता है, उसमें ज्यादा डिमांड भी निकल के आती है। अब इस ड्यूटी कट से क्या हम वो क्वांटम भी बढ़ता हुआ देखेंगे? हाँ, यानी अभी अगर आप ज्वेलर्स की कमेंट्री देखिए या उनसे बात करें तो ये जरूर हर ज्वेलर कह रहे हैं कि उनका अनुमान है कि करंट लेवल से 30 to 40% के जो डिमांड है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है कि आप रुपये में देखें तो अब 70,000 के नीचे गोल्ड के दाम आ चुके हैं। शायद और थोड़ा बहुत यहाँ से अगर गोल्ड में करेक्शन भी आता है तो उसका भी एक सपोर्ट जरूर मार्केट पे दिखाई देगा। तो और ये ड्यूटी कट बहुत ही अपॉर्चुन टाइम पे आया हुआ है। 2 हफ्ते में आए जैसे, उसके बाद हम एक फेस्टिव सीजन में शुरू हो जाएंगे। तो एक चीज अच्छी है कि फेस्टिवल और वेडिंग डिमांड के पहले ये जो प्राइस कट आया है तो उसका जरूर एक डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा। मैं कहूंगा करंट सिचुएशन से एटलीस्ट 20 to 30% आपको डिमांड में इंक्रीज दिखाई दे सकती है। ऑलराइट, सो 20 से 30% का इजाफा यहाँ पर डिमांड में देखने को मिल सकता है। एक और चीज चिराग, अब इतने महीनों से हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांश आते हुए नहीं देखी। क्लियरली द मिनिस्ट्री इस चीज के ऊपर काम कर रही थी, सेंस भी नहीं बन रही थी वो ट्रांश लेके आने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि अब 6% की जो ड्यूटी कट है, जिन्होंने पहले गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, ये सडन प्राइस डिक्लाइन ऑफकोर्स उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो उनका प्रॉफिट था उसको तो इरोड करता हुआ नजर आया ही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है इस फाइनेंशियल एसेट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में? अब देखिए मनीषा, एक इंटरेस्टिंग चीज अब ये देखनी होगी कि पिछले 6 महीने में हमने ये जरूर देखा था कि इन्वेस्टमेंट डिमांड इंडिया में काफी हद तक पिकअप हुई थी। हमने ETFs में इनफ्लो देखे थे, हमने SGBs में इनफ्लो देखे थे, फिजिकल मार्केट में भी हमने इंप्रूवमेंट दिखी थी बार्स एंड कॉइन्स के बीच में। उसका वो आ रहा था ऑन द बैक ऑफ ड्रॉप इन डिमांड ज्वेलरी। सो काफी सारे जो ज्वेलरी के थोड़े बहुत कंज्यूमर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए। अब एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे 9% दाम गिरते हैं तो मैं कहूंगा उसका जरूर एक इम्पैक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट डिमांड पे। तो आपकी शायद अगले 6 महीने में ज्वेलरी डिमांड बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती दिखाई देगी और इन्वेस्टमेंट डिमांड उसको लैग करेगी, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2-3 महीने पहले बाई किया था वो थोड़ा आप वेट करेंगे। हालांकि जो ओल्ड इन्वेस्टर्स है वो मेरे हिसाब से अभी भी बाई करते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मोमेंट हो जाएगा कि गोल्ड में करेक्शन आ गया तो प्राइस बाई करे। बट जो रीसेंट इन्वेस्टर्स हैं वो जरूर इंपैक्टेड होंगे। फेयर पॉइंट दैट। बहुत शुक्रिया चिराग, साथ जुड़ने के लिए और उन सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर मौसम की और साथ ही साथ एग्रीकल्चर की बुआई के लिहाज से और बजट के भी लिहाज से।
एरियाज में, स्टेट्स में, सिटीज़ में येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट्स चल रहे हैं। हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी हैं। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो स्थिति जानना चाहेंगे, क्योंकि जून में डेफिशिएंसी के बाद जुलाई में हम सरप्लस में हैं। एज ऑफ नाउ क्या नंबर है बारिश का और किस तरह की स्थिति है, स्पेशली आज के लिहाज से? Actually, if we see the country as a whole, so it is already on the positive side, plus 2% above normal, all India rainfall. Specifically, if we talk about the rainfall in July, there has been very good rainfall, specifically Maharashtra, Karnataka, Gujarat, and central India like Madhya Pradesh, Chhattisgarh. All these have a very good rainfall. And yesterday, particularly 24th, 25th, we have the highest rainfall received in some of the stations over Ghat areas, even Pune district. Very unusual rainfall, exceptional rainfall up to, as we know, one station that is Tamini in near Pune that has reported something like 550 millimeter in 24 hours. So that has caused flash flood and very high impact in Pune. Also, Bombay is receiving heavy rainfall in July, 6 to 8 times. 6 to 8 days they have a heavy rainfall, very heavy rainfall. 3 days also extremely heavy rainfall. So monsoon is progressing well, and as we know that in the second half particularly, that we are looking also that El Nino may completely subside, and the rainfall progress as it stands today is looking very, very good to what we are looking actually. Some areas like Gangetic West Bengal and adjoining area we have less rainfall, but with that area, as we know that they get rainfall by the monsoonal low pressure system, so still time is there, yeah. ओके मिस्टर जनमनी, जैसे आपने कहा 1 जून से अब तक हम 2% अबव नॉर्मल हैं। सिर्फ जुलाई की अगर बात की जाए तो कितना अबव नॉर्मल है? July, I have not seen the exact figure, but must be 7 or 9% above normal. So I have to check it. But as I told that in June we were having minus 11%. It was below normal, but there was a quick we got very quick spell, as we have seen non-stop spell almost every day. It has been raining over Gujarat and Maharashtra, Karnataka, and particularly the Madhya Pradesh, Chhattisgarh, the area where it is known as the rainfed area also, particularly for the irrigation and others. So that's the good signal actually. मिस्टर जनमनी, जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर एरियाज़ में, ज़्यादातर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बेटर बारिश होते हुए देखी है, उसके बावजूद कुछ राजस्थान के एरियाज़ में कंसर्न्स हैं। इवन एज हम जुलाई के एंड में यहाँ पर हैं, कंसर्न्स अभी क्या किसी एरियाज़ में हैं या आपको लगता है कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है? Actually, as I was telling, that still we have whole August is there, and we have some like Punjab and some of the pockets in northwest India. So I was telling that eastern India we have few districts and northwest India. But the rain has been picked up last 2 to 3 days, including Delhi, Punjab, Haryana. It is raining, and Rajasthan we have a few very heavy spell yesterday also. So still, I hope that this area will quickly, get the good spell also. Next 3 to 4 days. आने वाले हफ्ते 10 दिन के लिहाज से अब क्या एक्सपेक्टेशन है? Mainly the rain will be, as we have seen, that the synoptic system, they are more favoring rainfall over North India actually next 3 to 4 days or 5 days, and we will get some system form either over Bangladesh, GWB or Head Bay of Bengal. So that will cause good rainfall over Bihar and all these areas, eastern India. So that way, as we have seen, that we have already very high rainfall over Karnataka, Maharashtra, Gujarat. So the rainfall will be better in the north and eastern India in coming days, 5 to 10 days. So there are good signals that the area may get good rainfall, as I told. Once the low pressure forms over GWB or North Bay of Bengal, then rain will pick up in the eastern India also. And North India already getting, including Punjab, Haryana, Rajasthan, last 2 days, including Delhi. So this area will receive rain for next 3 to 4 days. All right.
यानी कि अच्छी खासी बारिश पिछले 6 से 8 दिनों में है और अगले 3-4 दिनों में ये बारिश जारी भी रह सकती है। बहुत शुक्रिया मिस्टर जनमनी साथ ने कहा हमारे लिए साथ यहाँ पर समय बिताने के लिए। तो यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़ जैसे उन्होंने कहा बारिश लगातार बनी रह सकती है। ऑफकोर्स कुछ कंसर्न्स यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट और पंजाब में हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में पिछले 2 दिन में बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन डेफिशिएंसी अभी भी इन काफ़ी एरियाज़ में उन एरिया वहाँ पर देखने को मिली है। हमारे साथ अब इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान हैं एंड कारगिल इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन एंड एग्री एक्सपर्ट सिराज चौधरी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सिराज जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स जिस तरह से मॉनसून की प्रोग्रेस है, जून में कुछ कंसर्न्स थी, जुलाई में काफ़ी अच्छी रेनफॉल है, अगस्त बेहतर माना जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह का मॉनसून है, जिस तरह के सोइंग नंबर्स है, पहले तो सेंस उसी पे लेना चाहेंगे। आपको लगता है कि ये एक चीज़ है जो थोड़ा सा जो सरकार के इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं उनको ईज करती हुई दिखेगी? इसमें बस हमें इस बात का इंतजार करना है कि बारिश जिस तरह से हो रही है उसकी एक ये भी प्रवृत्ति होती है कि कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है, मगर अभी तक जो आसार हैं उससे यही लग रहा है कि जो सोइंग हुई है, जो सोइंग को इंकरेजमेंट मिला है, खास करके पल्सेस और ऑयल सीड को, वो एक अच्छी खबर है सरकार के लिए और कंज्यूमर के लिए और साथ में फार्मर के लिए तो है ही। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर पॉजिटिव मूव्स हैं, लेकिन जैसे सिराज जी ने कहा कि ज़्यादा बारिश भी कंसर्निंग हो सकती है। तो ऑफ कोर्स अगस्त में यहाँ पर यूजुअली देखा जाता है कि जो ब्रेक में इन मानसून आता है उसका इंतजार भी यहाँ पर किसान करते हैं। ये तो बात हुई मानसून की और सोइंग नंबर्स की ऑफ कोर्स, लेकिन अब यहाँ पर टोटली बजट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के हमने नंबर्स आते हुए देखे हैं, जो इनिशियल रिएक्शन था वो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट्स यहाँ पर फाइन प्रिंट रीड करते हुए नजर आए हैं, थोड़ा सा हमने वो एक्साइटमेंट भी कम होता हुआ देखा है। मिस्टर खान, ये सवाल आपसे है पहले, नॉट ट्राइंग टू पुट कि आप दोनों को एक डिफिकल्ट पोजीशन में, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से इस बजट को देखें तो आप इस बजट को 1 on 10 पे कैसे रैंक करेंगे? बहुत स्पेसिफिक नहीं पूछी है मनीषा जी, लेकिन ये बात सही है कि इनिशियली बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रिएक्शंस थे सबके, लेकिन जैसे जैसे एलोकेशंस के नंबर्स दिखाई पड़ने लगे हैं वैसे वैसे वो एंथुजियाज्म थोड़ा कम होता, रफू चक्कर होता दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि स्टेटमेंट्स तो स्ट्रांग है, लेकिन उनको बैकअप करने के लिए जो एलोकेशंस का नंबर दिखना चाहिए था वो मिसिंग है। इसका मतलब किसी पहलवान से कहें कुश्ती लड़ लो और 2 रोटी और सब्जी उसको सर्व करें और बोले कुश्ती बहुत बढ़िया लड़ना, तो इट डजंट वर्क आउट टू बी दैट वे। पहले तो आपका बारिश का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश बारिश का कंसर्न अभी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10-12 दिनों में बहुत ही कम बारिश हुई है। अगर अगले 2-3-4 दिनों में कैचअप नहीं होगा तो ये राइस के, पैडी के कल्टीवेशन पे रिफ्लेक्ट करेगा। अभी तक जो खुशी में बैठे हैं वो साउथ का या वेस्टर्न साउथ का जो पार्ट है जो ज्यादातर ऑयल सीड एंड पल्सेस ग्रो करता है, वो एबो एवरेज में सोइंग का नंबर दिख रहा है, इसलिए हम लोग बहुत हैप्पी बैठे हैं। लेकिन जहां से राइस की मेजर सोइंग होनी है वहां पे बारिश अभी नहीं हुई है। 2-3-4 दिनों में हो जाए तो और बात है। वापस आते बजट पे ही, देखिए डिजिटल एग्रीकल्चर की बात हुई, क्या एलोकेशन है नंबर्स का आप देखिए, पल्सेस बढ़ाने की बात हुई, ऑयल सीड बढ़ाने की बात हुई, क्या है 1000 करोड़ का भी नहीं, 300, 200, 400 करोड़ की बात हो रही है। नेचुरल फार्मिंग की बढ़ाने की बात हो रही है, शायद 325 करोड़ का क्या नंबर है। 1 करोड़ फार्मर्स को लाना है नेचुरल फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए। एंड अगर स्टेट्स को ये बांटा जाए तो क्या 5-5, 10-10 करोड़ आएगा, तो कोई असर होने वाला नहीं है उससे। फर्टिलाइजर की जो इतनी हैवी सब्सिडी है 2.5 लाख करोड़ के आसपास, उसका बड़ा हिस्सा एक्चुअली फर्टिलाइजर रिफॉर्म्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका पैसा जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा R&D पे। अच्छा, R&D का भी बहुत बड़ा कंसर्न। फिर 9,500 करोड़ पिछले साल का ICR का बजट था, इस बार शायद 9,800 करोड़ किया, तो वो तो इन्फ्लेशन के हिसाब से लगाओ तो माइनस में चला जाएगा। तो आपके जो बढ़े हुए नंबर्स हैं इनको देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कितना बढ़ा हुआ है जी। बोल्ड स्टेटमेंट से उसके अगेंस्ट में लोकेशंस क्या है, ये माना जाए कि बोल्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली सिग्निफाइंग द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट ऑन द ग्राउंड how it is going to be backed up by the budget is actually not about statements, it is about allocations जी। तो बाकी जैसे आपने 110 वैरायटीज की बात की है, अरे ये तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने 1 हफ्ते पहले बोल दिया था, वो तो सालों को रिलीज होती ही रहती है। बजट में उसका मेंशन होना मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज भी था, इसलिए कि उसमें कोई बजटरी प्रोविजन का मतलब भी नहीं है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे वैराइटल अप्रूवल होता है, वैराइटल अप्रूवल कमेटी से वैसे वैसे वो रिलीज होती रहती है, चाहे एक साथ कर लें या धीरे धीरे करके करते रहे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी जब
बजट कट का डिबेट शुरू होगा, यानी जो तो देखना होगा एलोकेशन की पॉसिबिलिटी बनेगी तो अपोजिशन इसको किस तरह टेकअप करता है और सरकार में बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे प्रिवेल होती है। तो बड़ा फ्लैगशिप कह रहे हैं उसको एक्चुअली, बट सबसे बड़ा जो पॉइंट है, चाहे बारिश के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज डिस्कस कर लें या महीने बाद या अगले साल या डिस्कस करते ही रहे, कि क्लाइमेट चेंज अब सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए स्टेटमेंट है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का, उसको एक्शन में लाने के लिए मुझे लगता है बड़े उसकी जरूरत है। एंड प्रोडक्शन सिस्टम को या फूड सिक्योरिटी को आउटसोर्स करें, ब्रॉड बेस करें। जो तो अफ्रीका की 10 कंट्रीज से कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कर लें, इंडियन फार्मर्स को एनकरेज करें कि वहां पे जाके 10,000 5,000 हेक्टेयर्स लें जमीनें कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रो करें। क्योंकि इंडिया की फूड सिक्योरिटी बैलेंस करने के लिए एक प्रोडक्शन हो गया तो ग्लोबल मार्केट कंज्यूम करने के लिए तैयार है। इस टाइम पे ट्रेड बढ़ रहा है, इंडिया की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ी हुई है, उसको टैप भी करें, अपना थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी ब्रॉड बेस्ड प्रोडक्शन करके इंश्योर भी करें, क्लाइमेट रेजिलिएंट करके थोड़ा सा बेहतर एक काफी कुछ जैसे आप कह रहे हैं बात यहाँ पर करनी होगी। सिराज जी, आपको भी क्या लगता है, क्योंकि सारे बज़वर्ड्स यहाँ पर टिक जरूर हुए हैं, चाहे वो एफपीओज था, कोऑपरेटिव्स, नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस के बारे में बात की गई, सीड वैरायटीज यहाँ पर लेकर आए, लेकिन जैसे कहा गया कि एलोकेशन में कुछ कंसर्न्स हैं यहाँ पर। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल बजट को? तो मनीषा, अगर हम एक इंग्लिश फ्रेज यूज करें कि देयर वाज़न्ट इनफ मनी where the mouth was. So I think that is what was lacking. मगर एक इंटेंट स्टैब्लिश की है गवर्नमेंट ने। बजट को हमें इस नजरिए से देखना चाहिए, कहीं हमारी उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस करेगी, जो कि कोई ऐसे मेजर रिफॉर्म्स नहीं दिखे। इस नई गवर्नमेंट का एक ये पहला बजट था जिसमें कि अगले 3-4 साल के लिए कोई एजेंडा सेट किया जा सकता था। जो हम मोटी मोटी जरूरतें देखें तो एक हमें फार्मर इनकम बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए एमएसपी एक कोशिश होती है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च की तो बात की गई है, मगर जब तक हम नेशनल सीड पॉलिसी नहीं अमेंड करेंगे और उसमें सुधार नहीं होगा जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को इनकरेज करेगा, तो हम कहीं आधी चाल चल रहे हैं। उसी की तरह अभी कुछ इनिशिएटिव लिया गया है जो नेचुरल फार्मिंग पे, जो कि पीछे हम देखें सॉइल हेल्थ से रिलेटेड, एसेंशियली एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी थोड़ी सी आगे बढ़त हुई है। जैसा कि खान साहब ने कहा कि सब चीजों में इंक्रीमेंटल चेंज हुआ है, कोई बहुत मेजर ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं जो कि हो सकते थे। जैसे मैंने कहा सीड पॉलिसी पे हो सकते थे। एक दूसरा एरिया जो इकोनॉमिक सर्वे में जिस पे बात की गई थी और जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि कहीं देश में फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करने की जिम्मेदारी गरीब किसान पे डाल दी गई है। और जो बात कही गई थी कि फूड इन्फ्लेशन को अगर हम प्राइस इंडेक्स से हटा लें तो शायद ये बोझ फार्मर के कंधे से हट जाए और उसके प्राइस मिलने पे जो अक्सर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का वजन आके बैठा दिया जाता है वो जरूरत नहीं रह जाएगी। तो एक तरह से मार्केट फार्मर के लिए थोड़ा खुल जाएगी। तो ये थोड़े रिफॉर्म्स, मैं ये भी उम्मीद नहीं करता हूँ कि ये सारे रिफॉर्म्स बजट में ही अनाउंस किए जाएं, मगर ये उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ चीजें जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं, फंडामेंटल हैं एक डायरेक्शन देने के लिए, वो शायद आगे आए, मगर फिलहाल बजट में वो नजर नहीं आई। जी हाँ, शुरुआत इस बार बजट की एग्रीकल्चर के साथ हुई थी, लेकिन खत्म होते होते तक ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड रह गया, जो हमने बहुत बड़े बैंक फ्यूचर इन द सेंस ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स यहाँ पर आते हुए नहीं देखे। लेकिन जैसे आपने कहा कि आगे जाते हुए शायद वो डिस्कशन और गहराता हुआ नजर आए, स्टेक होल्डर्स से यहाँ पर बात हो, एकेडमिशियन से बात हो, और शायद वो हम यहाँ पर बनता हुआ देखें भी। ऑफकोर्स ये इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत है, लेकिन इस शो में फिलहाल इतना ही समय है। आप दोनों के पास ज़रूर फिर से लौटेंगे एज एंड व्हेन वो एग्रीकल्चर का इशू आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका, मिस्टर खान आपका साथ जोड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।